हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये उन बच्चों को डिवोटेड है जिनका फरवरी में पेपर हुआ था और अभी जाकर के जून के अंदर उनके रिजल्ट आए हुए हैं 25, 26, 27 जून को। तो सीबीएसई वाले बच्चों का क्लास 9th के बच्चों का जो ओवरऑल रिजल्ट आया है उसमें 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल कर गए हैं और उनके कंपार्टमेंट आए हैं। तो अगर हमारा ये चैनल आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट पेपर की बात करूं मैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक ऐसे क्वेश्चन है एक सेट के अंदर। और मैं अभी लगातार कमिंग वीक के अंदर 5 सैंपल सेट कराऊंगा। आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें और वैसे स्टूडेंट्स, वैसे गार्जियन, वैसे फ्रेंड सर्कल आपका जो क्लास 9th के अंदर अभी जिनकी कंपार्टमेंट आई है, मैथमेटिक्स में तो आई ही आई है, इंग्लिश के अलावा, साइंस के अलावा सोशल साइंस में भी बच्चों के आए हुए हैं, यानी मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आए हुए हैं। तो फिलहाल मैं अभी मैथ की गारंटी लेता हूँ। मैथ्स मिरेकल यूट्यूब चैनल को आप जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल में जाकर के सेट कर दें, कि जैसे ही मैं कुछ अपडेट करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सीधे पॉइंट पे बात करता हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ये अभी फरवरी में हुआ था और उम्मीद है यहाँ पे कि आने वाला पेपर जो है इसमें से 20% क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो आइए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा, तभी आप 2.5 आवर में जुलाई के अंदर वाले पेपर में आप कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो उम्मीद है आप एक जज्बे के साथ एक रिदम को लेकर के अपने टारगेट सेट करके आप हमारे साथ बैठो और आने वाले 5 सेट को बिल्कुल ही कंसेप्चुअल क्लियर करो। चूंकि आप 9th में हो और 9th पढ़ चुके हो तो उम्मीद है आपको ज़्यादातर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कहता है देखो, खंड अ सेक्शन ए है और इसके अंदर 1 से 10 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसको एक एक नंबर के क्वेश्चन कहते हैं ना। तो आइए पहले हम देखते हैं कि क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि अपरिमेय क्या होता है, हमेशा p/q के फॉर्मेट में होता है और q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। आपको याद है ना। तो यहाँ पे देखो p/q के फॉर्मेट में देखो 121 रूट के अंदर है, तो इसको अगर आप बाहर निकालो तो 11 हो जाएगा ना। तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है वो डिवाइड में भी होते हैं, जैसे 3, ये देखो, और यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद नीचे आप 10 लिख सकते हो ना। तो p/q के फॉर्मेट में ये भी है। और यहाँ से अगर बात करो तो यहाँ से 3/4 यहाँ से निकल आएगा ना, रूट के अंदर अगर बाहर निकालोगे तो 3/4। तो क्या है, ये भी हमारा नहीं हुआ। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ ए, और क्वेश्चन नंबर ए का ए ही आंसर आपका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, x+1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने इसको यहीं पे सॉल्व किया हुआ है। कह रहा है कि x का मान क्या गिवन है, देखो 2x² प्लस kx है ना, और इसको इक्वेशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 0 दे दिया। ध्यान से देखेंगे तो अब जो आपके पास जो इक्वेशन है, कंडीशन दे रखा है x+1
देखो x प्लस वन को अगर आप इक्वल टू जीरो के इक्वल टू करोगे तो यहाँ से x बराबर वन को उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन में वहाँ पे हम पुट कर देंगे -1 वैल्यू। तो देखो 2x की जगह पे हमने -1 का होल स्क्वायर कर दिया और k -1 कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। अब बस सॉल्यूशन रह गया। देखो -1 को 2 बार करोगे तो 1 हो जाएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। अच्छा k इंटू -1 करेंगे तो -k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2। तो अब देखो ना k इक्वल टू 2 आपका कौन सा आंसर आ रहा है, बी, और ये आपका आंसर करेक्ट है। स्टूडेंट्स ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप एक जज्बे के साथ पढ़ रहे हैं तो पक्का आपका ये 9th क्लास बिल्कुल आसानी से अभी भी आपके पास मौका है निकालने का, अदरवाइज फिर लेट हो सकता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दे करके अकेले में आराम से बैठिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 x=8 का ग्राफ एक रेखा को दर्शाता है। तो आप मुझे बताओ x बराबर 8 जो है किस रेखा को दर्शाएगा। तो इसमें बोल रहा है x अक्ष के समानांतर। आप देखो ना, अगर x और y, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि अगर आपने कोई x और y कोई लाइन ले ली है, ये x होता है, ये y और ये y डैश और ये x डैश, कहता है x बराबर 8 पे जाओ। मान लीजिए यहाँ पे कहीं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 8 है, तो आप ये एक ऐसी लाइन बनेगी ना, सीधा सीधा बनेगी। तो आप क्या देखते रहो कि ये जो है लाइन है ये y अक्ष के पैरेलल है। देखो ये y अक्ष है ना, अभी बताया था मैंने, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। बट x बराबर 8 अगर आप लेंगे तो पूरी की पूरी लाइन खड़ी हो जाएगी जो कि पैरेलल है y अक्ष के। तो आप देखो बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है दो पूरक कोणों में अनुपात 2:3 का है तो कोण का माप है। अब देखो दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है उनका रेशियो है 2:3। तो मान लीजिए कि इन रेशियो के अंदर कोई x है जो दोनों में शामिल है। तो हमने माना कि ध्यान से देखेंगे, माना कि 2x + 3x = 180, है ना। तो यहाँ पे x कहाँ से आ गया, तो देखो 2 × x यहाँ कर दिया और ये 3x है। तो चूंकि दोनों रेशियो में हैं तो हमने दोनों में x लगा दिया। तो यहाँ पे देखो 2x + 3x = 180 और 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5x स्टूडेंट्स। तो 5x = 180 और x की वैल्यू जब निकालोगे तो 36 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे पूछता है कि दोनों कोणों की वैल्यू बताओ। तो देखो फर्स्ट जो कोण था वो 2 था, तो आपने फर्स्ट कोण के लिए आपने लिखा है 2x और x की वैल्यू आप लाए हो स्टूडेंट्स 36। तो जब 2 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 72, है ना। इसी तरह से जो सेकंड एंगल है वो है आपका 3x। क्वेश्चन में आप देखिए 3x है, तो 3x हमने यहाँ ले लिया। अच्छा 3 और x की वैल्यू आप क्या लाए हो स्टूडेंट्स 36, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 108 आ जाएगा। तो ये दोनों जो है आपके आंसर है। अब आप अपने ऑप्शन में ढूंढो कि कौन सा आंसर है। तो आप देखो ना एंगल बी जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट फिट बैठ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1 से 4 क्वेश्चन अभी अभी हुआ है। और हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। कह रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर EF पैरेलल GH। देखो EF पैरेलल GH ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल बोले तो समानुपाती है ना। और इसमें बोल रहा है BAC, देखो BAC कहाँ है, BAC = 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। और पूछता है आपसे, अच्छा पूछता नहीं बचा रहा है कि ACH जो है 110 है, AC और H ये देखिए इधर ACH 110 डिग्री है। तो मांगता है आपसे y की वैल्यू और y आपको यहाँ पे है ना स्टूडेंट्स। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन दोबारा आने की संभावना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो कह रहा है देखो अगर कोई लाइन होती है स्टूडेंट्स, अच्छा ये इतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार और। ये दोनों देखिए अगर आपने पैरेलल लाइंस ले लिया और अगर कोई तिर्यक रेखा आपने खींच दिया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये वाला और यहाँ पे गिवन ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो 110 दिया हुआ है ना, ये 110 दिया हुआ है। तो आप बता सकते हो कि जो इस लाइन के इस तरफ जो एंगल हैं ये दोनों मिल के कितना होना चाहिए, 110 के इक्वल टू। तो बस यही हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है, y + 50 = 110 होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण। तो y
यहीं पे छोड़ दो, 50 को उधर ले जाओगे तो 110 माइनस 50 जब आप करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास y इक्वल टू 60। अब आप आंसर मिला लो ऑप्शन में, देखो तो ऑप्शन में मिलाओगे तो आपका डी आंसर जो है बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जो कि आपका आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, कह रहा है संलग्न चित्र में ABCD समानांतर चतुर्भुज ABCD है, ये देखो फोटो देखो बनाया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 150। इसका पूरा एरिया कितना है स्टूडेंट्स 150। तो कहता है कि ADE का क्षेत्रफल बताओ। ये त्रिभुज जो है देखो ADE का क्षेत्रफल मांग रहा है इनसे ना, आपसे मांग रहा है। तो देखो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात समझो कि समानांतर चतुर्भुज होता क्या एक्चुअली। तो देखो इसको 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है स्टूडेंट्स, ये वाला और ये वाला ना, और इसके अलावा इधर वाला और इधर वाला हमेशा बराबर होंगे। और क्या होगा, और वो समानांतर होती है, पैरेलल भी होती है दोनों। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जैसा कि फोटो में बताया हुआ है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर यहाँ से A से लेकर के C तक एक विकर्ण खींचूं और D को अगर B से मिला दूं तो आप देखो कि ये दोनों बीच में यहाँ पे कट रहे हैं, कटेंगे ना, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को विभाजित समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांटेंगे। और लास्ट पॉइंट हमने लिखा हुआ स्टूडेंट्स, आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप मुझे बताओ एंगल A का सामने वाला कौन सा एंगल होगा, आप बोलोगे जी C होगा, और एंगल B के सामने का एंगल क्या होगा, तो D होगा। आप देखो चेक करो आमने सामने का, तो देखो इसको तो ये तो मैंने जानकारी के लिए बताया हुआ। बस क्वेश्चन की अगर बात करोगे स्टूडेंट्स तो कह रहा है कि ADE की वैल्यू पता करना है ना। तो देखो एक बात बताओ, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो 1/2 इंटू B इंटू H यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है ना। तो यहाँ पे देखो 1/2 इंटू B इंटू H, तो देखो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है, कितना दिया हुआ है देखो 150 है ना। तो आप यहाँ पे चाहो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह पे अगर हम लिख देंगे, इसके नीचे वाला स्टेप में आप लिखना स्टूडेंट्स, यहाँ एक स्टेप रह गया कि 150 इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अच्छा अगर मुझे B इंटू H यहीं पे छोड़ दूं तो 1/2 2 नीचे जाके 150 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देखो 150 में जब मल्टीप्लाई करा आपने तो कितना मिला आपको, 300 मिल गया है ना। तो लेकिन आपसे क्या मांगा था, आपने पूछा था, उसने पूछा था कि ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 इंटू B इंटू H। आप देख रहे हो ना अच्छे से, तो 1/2 इंटू B क्या, B इंटू H। अब देखो ये B इंटू H की टोटल वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, तो 300। तो आप यहाँ पे 300 पुट कर दो। आप 2 से 300 कट करोगे तो 150 आ जाएगा, 150 है ना। और यही आपका आंसर है जो कि आप देखो 6 का ऑप्शन ए में आपको बिल्कुल करेक्टली आपको मैच कर रहा है। तो उम्मीद है आप समझ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अच्छा घर में देखो अपने बड़े भाई से, अपनी बड़ी बहन से, अपने पापा से हेल्प ले सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ और फिर दोबारा से उस वीडियो को चलाओ, है ना। तो 1-2 बार अगर आप चलाएंगे या फिर अपने बड़े का किसी का हेल्प ले लेंगे तो आपको वो समझा देंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आई बात तो समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप देखो ध्यान से देखना, क्योंकि अभी आप छोटे हो, ज़्यादा बड़े नहीं हो, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल देखना है और थोड़ा ध्यान से कंसेप्ट के हिसाब से देखना है। और टाइम लेके पढ़ो, सुबह शाम दिन रात एक कर दो तभी कुछ बात बनेगी। क्योंकि कंपार्टमेंट 1 साल की होती है, अगर आप प्लग कर गए तो पूरा 1 साल दोबारा आपको 9th में टाइम देना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल बने रहिए, लगातार बने रहिए। चैनल सेलेक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए, बच्चों फैलाइए। जो भी बच्चे आपके जैसे हैं जो भी इस साल अभी कंपार्टमेंट आया हुआ है, तो सबके दिलो दिमाग में एक हड़बड़ी सी, एक खलबली सी मची होगी। और अपने पापा का, मम्मी का प्रेशर तो आप समझ ही सकते हो कि कितना वो डांटते हैं, बोलते हैं। तो प्लीज़ उन बच्चों को भी बचाओ अपने साथ, उनको भी ये वीडियो आप सेंड करो, शेयर करो, ताकि वो भी देख पाएँ और समझ पाएँ और आपके जैसे वो भी अच्छा कर पाएँ, है ना। और हमारा भी ऐसा मोटिव होना चाहिए कि हम सब मिल के एक साथ बढ़े तो ज़्यादा बेटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चित्र में y का मान निकालो। देखो ये फोटो देखो आप, एक सर्कल के अंदर है और यहाँ पे d की वैल्यू मांग रहा है, y की वैल्यू, है ना। और क्या गिवन है बच्चों, देखो यहाँ पे a की वैल्यू 50 दिया हुआ है और b जो है देखो DBC वो 60 दिया हुआ है। तो देखो करना कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पास करा हुआ है। आप एक बात यहाँ ध्यान से रखो कि वृत्त के परिधि के अंदर खींची गई एक ही बेस से 2 त्रिभुज के कोण सेम होते हैं। जैसे मान लो ये वृत्त के अंदर है, एक ये बेस है, देखो ये बेस है ना, इस बेस पे ये वाला ट्रायंगल और इसी बेस से ये वाला ट्रायंगल का जो एंगल होगा बच्चों वो बिल्कुल सेम होगा। तो आप मुझे बताओ अगर ए पे जो यहाँ पे जो ये जो सर्कमफरेंस, अच्छी ये जो
सरकमफेरेंस पे जो एंगल बना हुआ है 50 एंगल, आप एंगल बी देख रहे हो ना, एंगल ए सॉरी, तो वही वाला एंगल एग्जैक्टली डी पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के भी आने की संभावना है। तो अगर ए 50 है तो डी भी आपका 50 हो जाएगा। तो सीधा आप आंसर देखो ना, सी आपका आंसर मैच कर रहा है ना। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा फास्ट करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा जिसका भुजाएं दिस और दिस है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करा है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो बहुत आसान है, बट आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बात बिगड़ जाएगी। पूरा वीडियो एंड तक देखो, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, जब तक क्लियर नहीं होता है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो हमने सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 इंटू बी इंटू एच। कुछ नहीं करना, 1/2 देखो, बी की जगह पे 3 रख दो और ये एच की जगह पे 4 रखो। अच्छा बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन बी है कौन एच है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये है पाइथागोरस की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो जो सबसे लंबी भुजा होती है वो 5 होती है, पाइथागोरस अगर आपको याद होगा तो। और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका हाइट, है ना, ये हाइट बेस, और ये हो गया कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस बेस, और ये हो गया पोल परपेंडिकुलर। तो आप ये देखो यहाँ पे बेस, ये बेस हो गया 4 और हाइट कितना हो गया 3, तो हमने यहीं पे पुट किया 3 इंटू 4। तो अब देखो बेस और हाइट में आपस में चेंज कर सकते हो, इनका कुछ नहीं है, बट ये जो कर्ण होता है ये हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो फिलहाल तो वो हमें ज़्यादा डिस्कशन करनी नहीं है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो 1/2 इंटू बी इंटू एच आप सॉल्व करोगे तो सीधा 6 सेंटीमीटर आ रहा है, और आपका ए जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2 घनों का अनुपात 1:27 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। स्टूडेंट्स यहीं पे सोल्व है, देखो कितना शॉर्टकट और कितनी कम समय में सोल्व हो रहे हैं ना। तो देखो कह रहा है 2 घनों के अनुपात, आयतन का अनुपात क्या है 1:27 है। तो आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि पहला आयतन 2 घन है ना, तो फर्स्ट जो क्यूब है उसका आयतन a क्यूब होता है, और दूसरे वाले का हमने छोटा वाला a क्यूब ले लिया। अच्छा इन दोनों का बोलता है अनुपात, स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इनका रेशियो बोला है अनुपात, तो a क्यूब अनुपात b क्यूब, क्योंकि दोनों का अनुपात है, और वो अनुपातिक आंसर भी दिया हुआ है 1:27। बस अब क्या करो, ये रेशियो नीचे चला जाएगा, तो बड़ा वाला a क्यूब अपॉन छोटा वाला a क्यूब इक्वल टू 1/27 है ना। अब देखो ना, अब a क्यूब ऊपर भी है नीचे भी a क्यूब है, तो a बड़ा वाला छोटा वाला लिख करके हमने दोनों का क्यूब चढ़ा दिया 1/27। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्यूब इधर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसको रूट ये इक्वल टू साइन के उस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से अगर क्यूब हटाओगे तो आप यहाँ पे √27 करोगे, तो यह देखो 1 का क्यूब तो 1 ही मिलेगा, लेकिन अगर बात करोगे 27 का तो वो 3 मिलेगा। तो इस तरह से देखो a रेशियो ये a यानी कैपिटल A रेशियो स्मॉल a इक्वल टू 1:3, और ये आपका आंसर है। अब आप आंसर ऑप्शन में मिलाओ, देखो a b c d, आप d देख रहे हो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1:d, है ना 1:3। अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आंकड़े 13, 5, 8, 6, 13, 4 और 14 का माध्यक बताओ। स्टूडेंट्स देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों, देखो टोटल पहले आप काउंट करो कि टोटल माध्यक का जो आंकड़े हैं वो कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7 आंकड़े हैं। तो 7 आंकड़े होते हैं तो आप क्या करते हो, देखो इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, जो बीच वाला टर्म होता है स्टूडेंट्स वो सीधा आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे माध्यक क्या बोलोगे आप, देखो 6, इधर से 3 छोड़ने पर 13, 5, 8 छोड़ दिया, इधर से 3, 13, 4 और 14 छोड़ दिया, तो आपके पास जो आंसर बचा वो 6 है। और आप देखो ना बी का आंसर वो बिल्कुल डायरेक्टली 6 मिल रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स ये तो एग्जेक्टिव क्वेश्चन थे 1 से 10। अब देखो 11 से 15 जो है वो रिक्त स्थानों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है स्टूडेंट्स। तो बस इसे भी हमने कर रखा है अभी आपके लिए, बिल्कुल आसानी से देखिए समझिएगा। कह रहा है कि संख्या इतना मतलब 0.7 का रेकरिंग का p/q के रूप में क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स इसको ना थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, यूँ तो यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है बट मे भी आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो इसको हम ये क्वेश्चन को अभी साइड कर देते हैं और अब हम यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है, जरा क्वेश्चन रहने देते हैं, इधर नीचे करके देखते हैं। कह रहा है कि संख्या 0.7 का रेकरिंग हमने ले लिया, 0.7 का रेकरिंग माना कि x है, ये टोटल को हमने क्या मान लिया x, और इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 दे दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि x बराबर, अच्छा रेकरिंग का मतलब होता है कि अगर 7 है तो ऐसा ही बार बार आप लिख लो जितना आप चाहो, जितनी बार आप चाहो। तो यार स्टूडेंट्स हमने इसको फर्स्ट दे दिया और इसको हम समझाने के लिए आगे बढ़ा दिए कि आप चाहो तो यहाँ पे डॉट डॉट दे सकते हो, और भी 7
7 लिख सकते हो, जितनी मर्जी करे। अब देखो स्टूडेंट्स, चूंकि पॉइंट के बाद फिलहाल एक डिजिट पे रेकरिंग है, ध्यान से सुनो इस बात को, पॉइंट के बाद एक डिजिट पे रेकरिंग है, यानी 7 पे रेकरिंग है, एक ही डिजिट है ये, तो हम चूंकि इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 7 8 होता और दोनों पे रेकरिंग होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। आपके टीचरों ने, आपके ट्यूशन टीचर ने जरूर बताया होगा। तो आप क्या करोगे, जब लेफ्ट हैंड में यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ना, अगर ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है वो 7 के बाद आके शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट हो गया, आप देख सकते हो, इसको हमने 1 बना दिया, इसको 2 बना दिया। अच्छा, अब हमने क्या करा, 2 में से 1 को माइनस कर दिया स्टूडेंट्स। तो देखो, तो 10x माइनस एक्स है ना, 10x माइनस एक्स, आगे वाले में से पीछे वाले माइनस करना है, तो हमने कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो इस वाले में से हमने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि रेकरिंग वाली बात ही तो है ये, हमने यहाँ माइनस कर दिया। देखो स्टूडेंट आराम से देखो, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा 9x के साथ। अच्छा देखो, 7.77 में से 0.77 घटेगा यानी माइनस होगा, तो माइनस होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो पॉइंट के बाद वाला तो सारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ पॉइंट से पहले वाला यानी 7 बच जाएगा। बस आप यहाँ पे x रहने दो, इस 9 को नीचे ले जाओ और ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आप चाहो तो यहाँ पे इस वाले ब्लैंक में आप इसको पुट कर सकते हो। कितना पुट करोगे, तो 7/9 और ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समीकरण 2x = -5, तो पूछता है कि ax, by और c अगर 0 लिख पाएंगे तो v की वैल्यू कितनी हो पाएगी। स्टूडेंट्स ये तो और आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को यहाँ पे, है ना, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 में सॉरी यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ये देखिए, तो हमने लिखा हुआ है 2x = -5। अच्छा आप बोलोगे सर ये एक बार क्वेश्चन तो दिखाओ। आप देखो ना, 2x = -5 गिवन है ना, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल पाओगे, जो 5 है ये तो ऐसे रह जाएगा -5, 2 जो है इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू साइन को उस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अच्छा अब बोलता है क्वेश्चन कि इतनी की वैल्यू बताओ। देखो x + by + c = 0, x + by + c = 0, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, 0। तो अब क्या करोगे, x की जगह पे -5/2 पुट कर दो, कर दिया हमने यहाँ पे। देखो a × x की जगह -5/2। अच्छा y तो कुछ गिवन ही नहीं है तो हमने 0 पुट कर दिया, और c तो कांस्टेंट ये ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो, अब आप मुझे बताओ कि जब भी इस तरह का केस होता है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू हमेशा इसके सामने वाला हो जाता है, b की वैल्यू इसके सामने वाला, और c की वैल्यू क्या है, चूंकि यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ भी 0 है। तो आप देखो a की वैल्यू -5/2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से आपसे पूछा था कि जी a की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बोला था b की वैल्यू बताओ। आप देखो ना, b की वैल्यू बताओ, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी 0। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 0 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हों, जो नेगेटिव वैल्यू दे दोनों, तो वो ऐसा कौन सा चतुर्थांश में होगा। स्टूडेंट्स तो जरा यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्व क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका x होता है, ये y होता है, ये x डैश और ये y डैश होता है ना। तो कह रहा है कि दोनों निर्देशांक होते हैं वो जो दोनों निगेटिव होंगे, निगेटिव। तो देखो यहाँ तो ये पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, तो ये तो दोनों पॉजिटिव हो गए। अच्छा इसमें क्या है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या किया था, उसने ये बोला था स्टूडेंट्स कि दोनों वैल्यू यानी x और y का दोनों वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव देखो ना स्टूडेंट्स, ये कौन सा है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका आंसर है, तृतीय पद आपका आंसर है ना। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा देखो इसका और भी, अच्छा 13 का और स्टूडेंट्स देखो और अगर कैसे सॉल्व करेंगे। बाय द वे आपने ऊपर सॉल्व कर दिया, बट अगर किसी को नीचे सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे। कहता है यदि किसी बिंदु की कोटि 7 और -5 है तो निर्देशांक बताओ। देखो इसका 7 है तो 7 एक तो इसका प्लस दे दिया, और -5 तो दूसरा माइनस है। तो प्लस माइनस स्टूडेंट्स देखो इसी खाने में देखो किस में होता है, प्लस माइनस यही तो होता है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा आंसर हुआ, सेकेंड। ये प्लस माइनस, सॉरी पहले देखो, पहले प्लस बुला है, पहले प्लस दूसरा माइनस। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला है पहले प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे माइनस है पहले फिर प्लस है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा ना। हमारा आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट और ये आपका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
14 क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स बोल रहा है क्या, देखो चित्र BD और CD क्रमशः एंगल B और C के कोण समद्विभाजक है। हाँ जी बिल्कुल है, देखो ना यार, अगर ये 60 डिग्री है एंगल B, तो ये चूंकि हाफ हाफ गया हुआ है तो इधर 30 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है, बाई द वे मान लिया जाए तो ये आपका 40 डिग्री 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो यही समद्विभाजक का मतलब होता है। अच्छा, इसने बताया हुआ है कि एंगल A 70 है तो एंगल D कितना होगा। तो एक बात याद रखो स्टूडेंट्स कि सेंटर पर ये जो बीच वाला कोण है, ये ऊपर वाले कोण का जस्ट डबल होता है। जैसे ऊपर वाला अगर 10 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 140 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे 30 होता है स्टूडेंट्स ऊपर A की वैल्यू, तो नीचे D की वैल्यू कितनी हो जाती है आप समझा सकते हो। तो 30 दूना 60, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो आपका 140 आपका आंसर है ना, क्यों, क्योंकि 70 का जस्ट डबल 140 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आप ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में एंगल A जो है वो ये बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है। देखो एंगल ABC में ये वाला एंगल जो है वो B से बड़ा है। मतलब स्टूडेंट्स आप समझो ऐसे कि अगर यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे आपका कम से कम 20 डिग्री है, इससे जस्ट बड़ा है, बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो पूछता है कि साइड के बारे में आप क्या कह रहे हो, कि इसके सामने वाला एंगल मतलब साइड जो है बच्चा, तो मतलब ये जो BC है यार, इसके सामने वाला, इस एंगल के सामने का साइड देखो, तो इस एंगल A के सामने का साइड क्या है, BC। तो अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा स्टूडेंट्स, तो देखो एंगल B से बड़ा होगा, क्योंकि 10 से यानी एंगल B से बड़ा था एंगल A, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, AC, तो आपका AC हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको AC पुट करना है, भरना है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखेंगे एक एक स्टेप, बहुत मेहनत हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप सक्सेस करो, आप हमारे स्टूडेंट्स हो, तो हमारा ये चैनल जो मैथ्स मिरेकल यूट्यूब चैनल जबरदस्त चैनल है स्टूडेंट्स, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही ध्यान में रख के बनाया गया है। ना तो इसमें किसी पैसे की डिमांड हो रही है, ना मैं किसी से पैसे मांग रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में, आप अपने फ्रेंड्स में, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जरूर शेयर करो, जरूर बोलो कि चैनल सब्सक्राइब करो। और ये हम गारंटी देते हैं आज से कि ये अगर ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो आपका क्लास 9th है वो क्रैक करोगे। लेकिन अपने बच्चों के साथ साथ अपने बड़ों को भी ये बातें समझाओ, बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम होता तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी आंसर देख सकते हो, लेकिन इस तरह का आंसर जो कोई करा ही नहीं सकता यूट्यूब में, ना ही कोई करा रहा है, क्योंकि ये उन्हें टाइम पास लगता है, उनको इतना मेहनत कोई नहीं करता स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ कि आप किसी तरह 9th अभी क्रॉस करो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज का बहिष्कोण 100 डिग्री का है तो इसके दोनों अंतःविमुख कोण बराबर होंगे, उसके बारे में बताओ। तो एक बात समझो, 16 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है ना, कह रहा है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और इसके सामने का, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी यार, अब शायद दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि जो एक त्रिभुज के बाहर का एंगल यहाँ पे बता रहा है ये 100 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछ रहा है कि बाकी के दो एंगल है ये दोनों, इनके बारे में बताओ कि ये कितना कितना होंगे, है ना। क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये वाला कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा 16 क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन पेपर को लेके बैठना है स्टूडेंट्स। तो आप देखो जो बाहर का एंगल होता है स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो 100 दिया 100 डिग्री दिया हुआ है, तो इसकी प्रीवियस वाला, इसके सामने का जो दोनों एंगल होंगे, दिस वाला और दिस, इसको छोड़ के, इसके साथ वाला एंगल छोड़ के जो बाकी के दो एंगल हैं, इन दोनों को जोड़ने पर इसके एंगल के बराबर होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं। तो आप देखो ना 100 है यहाँ पे, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू 50 और एंगल B इक्वल टू भी 50, जो कि आपका आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो स्टूडेंट्स, कह रहा है चित्र में x का मान बताओ यार। अच्छा ये फोटो आप देख सकते हो, फोटो देखो आप। अच्छा फोटो मैंने यहाँ भी बना रखा है ऐसे आपके लिए। तो बोलता है कि यहाँ वाला जो x है इसकी वैल्यू बताओ कि कितना होएगा ये, है ना। तो आप देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो अगर मैं बात करूँ 35 + 90 + x, मतलब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, AB और O की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ABO एक तरह का ये ट्रायंगल है। क्या है ये, एक तरह का ट्रायंगल है ये। और ट्रायंगल में आप समझ सकते हो कि तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। तो देखो 35 प्लस ये वाला तो 90 मिलेगा, ये 90 है ना, 35 + 90 प्लस यहाँ पे हमने x मान लिया, ये x है। तो आप जब जोड़ोगे तो 35 + 90 कितना हो जाएगा, 125। 180 में से 125 करोगे तो आपके पास जो y की वैल्यू है, अर्थात ये इसको हमने y माना हुआ है, तो y वैल्यू कितना है यार 55 आ गया, है ना स्टूडेंट्स।
तो अब देखो जब y आपका y वाला मतलब 55 आया तो सेम एंगल इक्वल टू जो एंगल b आ रहा है स्टूडेंट्स, जो एंगल b है वही तो एंगल d है, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री है। तो देखो b और एंगल d ये दोनों 55 डिग्री हो जाएंगे। लेकिन आपसे क्या मांगा था, आपसे उसने मांगा था x, और x देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, x यहाँ है, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे x है। तो देखो अब मुझे बताओ कि ये अगर 55 हो गया स्टूडेंट्स और ये 90 हो गया, ये 90 है आपके पास, तो इन दोनों तीनों को जोड़ोगे तो 180 होना चाहिए। तो देखो 90 प्लस 55 प्लस x, और x हमने इसको माना हुआ है तो 180। अब यहाँ से x निकाल दो, x यहाँ लिख के इन दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर दो, 145 हो जाएगा जोड़ने के बाद। और जब माइनस करोगे स्टूडेंट 35, तो एग्जैक्टली जो इधर वाला आंसर आया था वही इधर वाला आ गया ना। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है फोटो में यानी चित्र आप देखो, इसमें कह रहा है PQR का माप बताओ, PQR यानी नीचे वाला। तो बस ये तो एक ही लाइन में आंसर है स्टूडेंट्स कि जो सेंटर का कोण होता है, अभी जो बताया था मैंने कि जो सेंटर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 18 के बारे में आप देखो समझो। कह रहा है कि जो केंद्र का कोण जो होता है परिधि के कोण का डबल होता है ना, डबल होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 180 है स्टूडेंट्स, तो ये तो डबल है किसका, इसका, तो यहाँ तो इसका आधा हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करेंगे तो 180/2 करोगे, 138/2, तो 188/2 करेंगे स्टूडेंट तो 69 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे जो एंगल होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 है तो इसकी जस्ट डबल होगा यहाँ पे सेंटर पे, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे 30 तो वहाँ पे 60, तो यहाँ पे आपके पास है 69, यहाँ पे 69, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो आपका क्या आंसर हो रहा है, 69 आपका आंसर है स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट। कह रहा है कुछ आंकड़े के विभिन्न वर्ग अंतरालों में से एक अंतराल 10-20 है, मतलब 10 से लेके 20 तक है, तो उस अंतराल की वर्ग सीमा क्या होगी। यार देखो ये क्या है यार, ये तो टाइम पास है। वर्ग अंतराल का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल। कह रहा है इनके और इनके बीच का कितना गैप है, तो 10 का गैप है स्टूडेंट्स, और वो आपका आंसर है देखो, है ना। तो क्लास लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 10, और 10 ही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कह रहा है कि शब्द असेसिनेशन, ध्यान से देखिएगा वर्ड्स को, शब्द जो है एसेसिनेशन में एक वर्ण को चुना गया, सेलेक्ट किया गया। कहता है इसके अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम वर्णों में से होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब देखो प्रथम वर्ण अगर ABCD की बात करें स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिएगा, तो 15 वर्णमाला फ्रॉम स्टार्टिंग कह रहा है, तो देखो ABCD ऐसे करोगे तो O पर जब आप जाओगे तो ये 15 नंबर पे O बैठा हुआ है। कितना बैठा हुआ है, 15 नंबर पे O है। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के A से लेकर के वो तक लिख दो आप आराम से। अच्छा, कह रहा है कि एसेसिनेशन वर्ड जो है शुरुआत के 15 वर्ड में का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, तो एसेसिनेशन वर्ड में आप देखो कि 15 जो टोटल नंबर ऑफ जो ये ऑब्जेक्ट लेटर्स हैं वो 15 से पहले पहले जो है एसेसिनेशन वर्ड में कौन कौन आया हुआ है। तो आप बोल सकते हो जी A आया हुआ है, देखो चेक करो, आपके पास एक और A आया हुआ है ना, तो ये भी तो एक ही हुआ कुल मिला के। और ये कितने नंबर हैं, आप देखो और भी आ सकता है, I भी है ना जो आपको O से पहले आया हुआ है I। अच्छा और क्या हुआ है, N भी है बेटा, N भी है, देखो N भी है बेटा। अच्छा A भी है ना, ये वाला, ये देखो A है। इसके बाद O भी है बाबू, O भी है, तो ये तो 15वें नंबर पे है। और कह रहा है 15 से पहले वाला, तो ये भी तो लेंगे आप, N भी है, O भी। तो इस तरह से जब काउंट करोगे स्टूडेंट्स टोटल 7 नंबर जो हैं अल्फ़ाबेट आपके पास टक्कर हो रहे हैं, जो कि वो 15 नंबर तक आ रहे हैं। तो 17 ये हो गया, और इसमें टोटल एसेसिनेशन में टोटल लेटर्स कितने हैं, तो 13 है। तो प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा कि 15 से आने वाला पहले वाले वर्ड्स अपॉन टोटल वर्ड्स, तो 15 जो वो से पहले आने वाले वर्ड्स कितने हैं एसेसिनेशन में, 7 हैं, और टोटल लेटर्स कितने हैं, 13। तो आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई वो P/Q यानी कि 7/15 आपका 7/13 आपका आंसर है। ठीक है ना। 13 कहां से स्टूडेंट, इसको जब काउंट करोगे एसेसिनेशन को तो ये बराबर 13 लेटर्स हैं। ओके, अब इसका अथवा देखो स्टूडेंट्स, कहता है एक सिक्के को 200 बार उछालोगे तो प्रायिकता बताओ, अगर इतनी आ रही है चित आने का तो पट आने की बताओ। तो देखो ये तो बहुत आसान है कि क्या करना है कि जो भी आपके पास जो प्रोबेबिलिटी गिवन है 5/8 दिया हुआ है, तो इसको सीधा 1 में से घटा दो, है ना। जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि आपके पास 10 रुपीज़ है और आप टॉफ़ी लेने गए, 2 रुपए का टॉफ़ी ले लिए, तो किसी ने पूछा यार 2 रुपए का टॉफ़ी तो ले लिया लेकिन तुम्हारे पास बचा कितना, तो आप क्या करोगे, टोटल में से यानी 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा 1 होती है, और उसमें से जो पट आने की प्रोबेबिलिटी है वो 5/8 है।
5/8 है ना, तो आपकी चित्त आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, तो हम सीधे माइनस कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। देखो 1 - 5/8 करोगे तो एलसीएम निकालोगे 8 और यहाँ पे चला जाएगा -5, तो 8 - 5/8 और 8 में से 5 जाएगा तो 3/5, वो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स 21, स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट करेंगे। 21 सेक्शन बी शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सारे हो गए, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो बन रहा है वो हमारा सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आइए इस विषय को यहीं पे रोक देते हैं और सेक्शन बी हम शुरू करते हैं। तो बस यहाँ भी एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, अपने जो वेल विशर्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं जिनका रिजल्ट ख़राब हुआ है, पक्का उनको शेयर करोगे, ये मुझे आश्वासन दो, मुझे गारंटी दो। अदरवाइज़ मैं आगे वीडियोस नहीं बना पाऊंगा आपके लिए, है ना। तो बस आप क्या करो, मेरे मैसेज में आप जो कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कि जी सर मैंने सेंड करा है, मैंने 2-3 बच्चों को, 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, यानी अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं सिर्फ उन्हीं को भेजना है जो बच्चे अभी प्लग कर गए हैं, जो बच्चे का अभी रिजल्ट ख़राब हुआ है। आप समझ सकते हैं आपके स्कूल में कितने बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ होगा। तो इसलिए सिर्फ ये जो मेंटालिटी है मेरा बनाने का सिर्फ आपके लिए ही है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं।